हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में आज हम लोग करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट है डिमांड से आप आगे जाकर एग्रीगेट डिमांड भी पढ़ने वाले हैं 12th में। तो ये डिमांड और उसके बाद सप्लाई, फिर एग्रीगेट सप्लाई, ये सारे बेटा एक दूसरे से लिंक है। इसलिए यदि यहां से समझ में आ जाएगा तो पूरा चैप्टर और आगे के सारे चैप्टर समझ में आएंगे। तो बहुत अच्छे से समझना है। डिमांड किसी भी चीज की चाहत, इच्छा डिमांड होती है? नहीं। हमारे इकोनॉमिक्स में डिमांड से पहले हमें पढ़ना होता है डिजायर, वांट, फिर हम पढ़ते हैं डिमांड। कैसे? आपकी बुक में लिखा हुआ है कि यदि एक गरीब व्यक्ति, पुअर मैन, जिसकी जेब में 200 रुपए हैं, कितने रुपए हैं? 200 रुपए, और वो एक मर्सिडीज या एक कार खरीदने की उसकी विश है, मियर विश है, बहुत इच्छा है उसकी, तो ये सिर्फ एक इच्छा कहलाएगी, डिजायर कहलाएगी। कोई भी व्यक्ति जो एबल नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो सोचता है कि मैं ये खरीद लूं, वो खरीद लूं, वो सिर्फ एक इच्छा है बेटा, डिजायर है, वो डिमांड नहीं है। क्यों? क्योंकि ही वॉज नॉट एबल, वो खरीद नहीं सकता, उसके पास इतना पैसा नहीं है। तो डिजायर एक मियर इच्छा होती है, ठीक है। देन वांट, यदि मान लीजिए इसी गरीब व्यक्ति की लॉटरी लग जाए, क्या लग जाए? लॉटरी, और उसके पास खूब सारा पैसा आ जाए, खूब सारा पैसा आ गया, देन क्या वो कार खरीद सकता है? बिल्कुल। अब उसकी जो डिजायर है वो वांट्स में बदल गई। क्यों? अच्छा, हर वांट डिजायर वांट्स होती है? नहीं, है ना। तो अब वो, उसके पास एबिलिटी आ गई, किस चीज की? परचेसिंग पावर, खरीद सकता है, पावर आ गया उसके पास, क्योंकि लॉटरी लग गई, उसके पास पैसे आ गए। तो पहले इच्छा, ठीक है, डिजायर, देन वांट्स, चाहत। अब उसके पास जब परचेसिंग पावर आ गया, पैसे आ गए, तो क्या वो डिमांड बन गई? नहीं। अब एक गरीब व्यक्ति, लॉटरी लग गई, मान लो उसकी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई या 50 लाख की लग गई। अब वो क्या सोचेगा कि 50 लाख रुपए की लॉटरी लग गई है यार, तो क्या कार खरीदूं या फिर इससे मैं घर बना लूं, आगे का फ्यूचर सिक्योर कर लूं। तो अब आता है विलिंगनेस, है ना। अब पैसा भी है, इच्छा भी है, एबिलिटी भी है, लेकिन अब मैं वो चीज खरीदना नहीं चाहता हूं, तो भी वो डिमांड नहीं हुई। डिमांड जब होती है जब क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जब उसकी डिजायर भी हो, वांट्स भी हो, उसके पास परचेसिंग पावर भी हो, पैसा भी हो, और वो उसको खर्च करने के लिए तैयार भी हो, ही इज रेडी, वो तैयार है, वो खरीदना चाहता है, और वो उस टाइम पीरियड में पैसे देकर कार को घर भी लेना चाहता है, तब हम कहेंगे कि ये डिमांड है, ठीक है। डिमांड के लिए विलिंगनेस भी होना चाहिए, ये पैसा खर्च करने की उसकी इच्छा होनी चाहिए, उसको खरीदने की इच्छा भी होनी चाहिए, उसकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए, और वो तैयार भी है खर्च करने के लिए कि हाँ मैं पैसा देके इस चीज को खरीदना चाहता हूं। दैट मीन्स वो कहलाती है डिमांड, ठीक है। तो डिमांड में सिर्फ केवल इच्छा, सिर्फ वांट्स, परचेसिंग पावर नहीं, बल्कि उसकी इच्छा भी होनी चाहिए कि वो उसको सामान को खरीदना चाहता है और पैसे देना चाहता है, तब जाकर वो बनती है डिमांड। क्लियर? अब बात आती है डिमांड कितने तरह की होती है। एक इंडिविजुअल डिमांड और एक मार्केट डिमांड। एक इंडिविजुअल डिमांड और एक मार्केट डिमांड। यदि मैं एक व्यक्ति की बात करती हूं कि तुम्हें कितनी कॉपी चाहिए? 10 मैम, तो वो इंडिविजुअल डिमांड है। यदि मैं अपनी क्लास के सारे स्टूडेंट्स से बात करती हूं, तुम सब लोगों को कितनी किताबें चाहिए, तो वो मार्केट डिमांड। डेफिनेशन यहीं से लिख देंगे, इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग। जब ए कंज्यूमर इज विलिंग
एक व्यक्ति तो इंडिविजुअल डिमांड। और इसी डेफिनेशन को अगर मैं कर दूं दैट ऑल कंज्यूमर आर विलिंग, एक ही जगह क्या लिख दूं, ऑल कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन, जो हमारी चीजें खरीदता है, उपभोक्ता, हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स और सर्विसेज लेता है, हम उसे क्या बोलते हैं, कंज्यूमर। जब एक कंज्यूमर की बात करेंगे, ए कंज्यूमर इज विलिंग, देन इंडिविजुअल डिमांड। ऑल कंज्यूमर्स आर विलिंग तो मार्केट डिमांड। इसी डेफिनेशन से दोनों तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आता है सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल डिमांड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, बात एक ही है और बहुत सिंपल है। मार्केट में एक व्यक्ति की डिमांड कब अफेक्ट होती है, सबसे पहला फैक्टर हमेशा होता है बेटा प्राइस। क्या होता है, प्राइस। और जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, हम जैसे लोग, तो वो तो प्राइस को देख के ही सामान की डिमांड करते हैं। फर्स्ट, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। यदि मार्केट में किसी चीज की प्राइस बढ़ गई है तो उस वक्त मैं डिमांड कम करूंगी, जैसे कि आलू, है ना। सिंपल सा उदाहरण है, यदि आलू 10 रुपए या 20 रुपए किलो है, ठीक है, 30 रुपए किलो भी हो, तो मम्मी की हर सब्जी में आलू दिखेगा, है ना। और वहीं आलू 50 रुपए किलो हो तो मम्मी की सब्जी में आलू जो होगा वो 1 या 2 पीस ही दिखेंगे। टमाटर 10 रुपए किलो होंगे तो हर सब्जी में टमाटर भर भर के मिलेंगे। वहीं टमाटर 50 रुपए किलो या 100 रुपए किलो होंगे तो टमाटर के दर्शन ही नहीं होंगे। सिंपल। यानी कि प्राइस कमोडिटी की बढ़ जाती है तो हमारी डिमांड, क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाती है, कम। क्वांटिटी ऑफ डिमांड, प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे जो इफेक्ट होता है उसे बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ डिमांड, है ना। चले सेकंड, अच्छा कैसा रिलेशनशिप होता है ये सब मैं अभी आपको डायग्राम से समझाने वाली हूं बेटा। इनवर्स रिलेशनशिप, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप, सबका मतलब एक ही है। पूरे इकोनॉमिक्स में याद रखना, एक इंक्रीज होता है और दूसरा डिक्रीज होता है। जब भी एक इंक्रीज और एक डिक्रीज हो उसे हमेशा बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, अब आता है दूसरा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है। जब हम, जैसे कि हमारी क्लास में आज हमारे अकाउंट्स के टीचर नहीं आए तो उनकी जगह पे दूसरा व्यक्ति आता है, हम बोलते हैं ना आज सब्स्टिट्यूट था, सब्स्टिट्यूट पीरियड था, मतलब दूसरा। ठीक है, अब मुझे चाय पीना है लेकिन चाय नहीं है तो मैं उसकी जगह क्या प्रिफर कर लूंगी, कॉफी, है ना। क्या पीऊंगी, कॉफी। अब समझो बाजार में यदि मैं दुकान पे गई और मैंने पूछा टी कितने की है, तो उन्होंने कहा कि टी 10 रुपए की है और कॉफी में, मुझे कॉफी पीनी है, उन्होंने कहा कॉफी 25 की है, तो मैं कॉफी की जगह कहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी, टी पर, क्योंकि चाय सस्ती मिल रही है। लेकिन अगर मैं शॉप पर कहीं पर गई और वहां पे उसने कहा कि टी नहीं है मैम, अगर टी बनवानी है तो 30 रुपए की मिलेगी, बट कॉफी आपको 20 रुपए में मिल जाएगी, तो मैं टी की जगह कहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी, कॉफी पर। यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में यदि एक की प्राइस महंगी हो तो जो पर्सन होता है वो उसकी जगह उसका सब्स्टिट्यूट परचेस कर लेता है, कंज्यूमर्स शिफ्ट हो जाता है। Demand for a given commodity is directly affected by change in price of substitute goods. डायरेक्ट अफेक्ट हो गए, जैसे ही मुझे पता चला कि कॉफी से ज्यादा टी सस्ती है तो मैं टी पे शिफ्ट हो गई। मुझे पता चला कि टी महंगा है, कॉफी सस्ता है, तो मैं कॉफी पे शिफ्ट हो गई। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं उसमें क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, डिमांड जो होती है वो शिफ्ट हो जाती है, जो सस्ता मिलेगा कंज्यूमर उस तरफ चले जाते हैं। ठीक है, देन
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जिसमें हमें जॉइंट दोनों की जरूरत होती है। पेन बिना इंक के नहीं चल सकता। यदि मेरा मार्कर है और मार्कर मेरा 30 रुपए का आ रहा है, लेकिन यदि इसकी इंक जो है वो मुझे महंगी हो गई, ठीक है, इंक जो पहले 50 रुपए की बॉटल आती थी, अब वो बॉटल 100 रुपए की आने लग गई। कितने की आने लग गई? 100 रुपए की। तो अब मैं इंक का यूज कम करूंगी तो जाहिर सी बात है पेन भी कम यूज होगा। कार के साथ पेट्रोल, कार को सस्ता कर दिया लेकिन पेट्रोल महंगा हो गया, तो लोग कार खरीदेंगे क्या? नहीं, कार को चलाएंगे कैसे? यहां पे दोनों की डिमांड है ना, यदि एक भी इनमें से महंगा हुआ तो लोग दोनों ही परचेस नहीं कर पाएंगे। यदि मैं इंक को महंगा कर दूं तो इंक महंगी हो जाएगी और पेन सस्ता भी हो जाए तो भी मैं पेन परचेस नहीं करूंगी, क्योंकि बिना इंक के पेन नहीं चल सकता। यानी कि an increase in the price of commodity goods leads to a decrease in the demand for given commodity। अगर दोनों में से जॉइंट जो डिमांड है हमारी, हमें पेन और इंक दोनों में से एक की भी यदि प्राइस बढ़ गई तो दोनों की डिमांड कम हो जाएगी, और दोनों में से एक की भी प्राइस यदि कम हो गई, ठीक है, तो दोनों की डिमांड बढ़ सकती है, हो सकता है। बट यहां पे कमोडिटी गुड्स की यदि एक की भी प्राइस इंक्रीज होगी तो हम वो भी नहीं खरीदेंगे और उसका साथ जो जॉइंट है उसको भी खरीदने से कोई मतलब नहीं है। चलो, तो हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, इनवर्सली अफेक्टेड। एक का यदि प्राइस इंक्रीज हुआ तो दोनों की डिमांड क्या हो जाएगी? कम, है ना, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज। चलो, अब आता है नेक्स्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यदि मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, यदि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो हम उसकी डिमांड भी बढ़ा देते हैं, बिल्कुल। और यदि इनकम ऑफ कंज्यूमर कम हो गई तो हम डिमांड कम कर देंगे। ये सिंपल फंडा है ना। लेकिन इसमें भी बेटा दो चीजें आती है। एक आता है नॉर्मल गुड्स, जिसकी बात मैंने अभी आपको की कि यदि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई तो हम डिमांड को भी इंक्रीज कर देते हैं, है ना, ज्यादा यूज करने लग जाते हैं। ये नॉर्मल गुड्स के लिए। दूसरा आता है बेटा इंफीरियर गुड्स। ये बहुत आपसे पूछेंगे, दोनों के बीच में आगे हम डिफरेंस की भी बात करेंगे। इंफीरियर गुड्स, जब हम 10,000 रुपए महीना कमा रहे थे तो हम कहीं पर भी ठेले पर खाना नाश्ता कर लेते हैं, पोहे खा लेते हैं, 10 रुपए वाले समोसे, ठीक है। लेकिन वही 10 रुपए पर मंथ की जगह मेरी सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ हो जाए तो वही 10 रुपए वाला पोहा मेरे लिए फिर अच्छा नहीं होता। फिर क्या कहते हैं, ये तो हाइजेनिक नहीं है, अरे यहाँ नहीं खाना, अरे ये तो घटिया है। फिर हम रेस्टोरेंट में बैठकर 40 या 50 रुपए वाला पोहा खाएंगे। यानी कि कंज्यूमर की इनकम जैसे ही बढ़ जाती है तो जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं वो उसके लिए फिर चीप, घटिया लगने लगता है, उसको फिर दूसरा प्रोडक्ट पसंद आता है। इस तरह के जो गुड्स होते हैं, इनकम के बढ़ने के साथ जिसकी चॉइस चेंज हो जाती है, उसे बोलते हैं इंफीरियर गुड्स, ठीक है। जहां 10,000 कमा रहे थे वहां 10 रुपए वाला पोहा पसंद था, वहीं 1 लाख रुपए कमाने लग गए तो वही पोहा फिर घटिया लगता है कि हाइजेनिक नहीं है, अरे अच्छे से नहीं बना है, वहां बैठकर खाएंगे। ये इंफीरियर गुड्स है। यानी कि कंज्यूमर की इनकम चेंज होने से भी डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, है ना। अभी हम लोग कोलगेट यूज करते थे, पेप्सोडेंट यूज करते थे, अब पतंजलि की तरफ सब लोग डाइवर्ट हो गए, स्वदेशी अपनाओ। यानी कि टेस्ट, हमें जो टेस्ट पसंद आता है, हम जो प्रेफरेंस प्रायोरिटी देते हैं, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और जिसको हम छोड़ देते हैं उसकी डिमांड कम हो जाती है। फैशन का बोल सकते हैं, अभी किस चीज की फैशन है, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अरे इसकी फैशन नहीं है, मूवीज में आया था तो उसकी अचानक से डिमांड बढ़ जाती है, और जैसे ही मूवीज में से वो चला जाता है या वो मूवीज को हम भूल गए तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है। बहुत सारे हम इन्फ्लुएंस होते हैं ना दूसरों की चीजों से। फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ फ्यूचर, इसका क्या मतलब हुआ भाई, नवरात्रि आने वाली है, नवरात्रि में आलू महंगे हो जाते हैं, 50 की जगह 100 रुपए किलो होते हैं,
तो एक काम करते हैं कि अभी नवरात्रि नहीं आई है, 15-20 दिन है, अभी 10 किलो आलू खरीद लेते हैं। यानी कि हमें पता चले कि फ्यूचर में किसी चीज की, वस्तु की कीमत यदि बढ़ने वाली है तो लोग अभी उसको परचेस करके रख लेते हैं। पेट्रोल की कीमतें 4 दिन बाद 50 रुपए बढ़ जाएंगी, सब अभी निकल जाएंगे अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने। और वहीं यदि पता चले कि 10 दिन बाद प्राइस कम होने वाली है तो अभी रुक जाएंगे, डिमांड कम करेंगे, अरे 10 दिन बाद परचेस कर लेंगे। प्राइस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो ये जो थे वो डिटरमिनेंट फैक्टर्स थे, कौन से के? इंडिविजुअल डिमांड के। यही सारे फैक्टर किसमें आएंगे? मार्केट डिमांड में भी आएंगे बेटा। मार्केट डिमांड में हम 3 फैक्टर्स ये अलग लिख सकते हैं, और यदि हमें इससे ज्यादा पूछे तो हम यही वाले फैक्टर्स यहां पर भी लगा देंगे। सभी एक व्यक्ति को जो प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, सभी लोगों को वही प्रभावित करेंगी, है ना। एक कंज्यूमर प्राइस को देख के अपने डिमांड को चेंज करता है तो 10 कंज्यूमर भी प्राइस को देख के ही अपनी डिमांड चेंज करते हैं। दैट मीन्स ये सारे फैक्टर्स हम यहां पर भी लिखेंगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा मार्केट डिमांड को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। जहां पे जितनी पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पे उतनी डिमांड ज्यादा होगी। अगर हम देश की बात करें तो भाई हमारे यहाँ बहुत लोग हैं, कितने हैं आप अच्छे से जानते हैं, सेकंड लार्जेस्ट हो रहा है हमारा, है ना, चाइना के बाद। अब हम चीन को भी पीछे छोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हर चीज की डिमांड क्या है? ज्यादा। इसके कंपैरिजन में हम दूसरे देशों की बात करें, वहां पे साइज ऑफ पॉपुलेशन कम है तो वहां पे डिमांड उस चीज की कम होती है। इसके अलावा हम दूसरी चीज ये बात कर सकते हैं कि किस तरह की कंपोजिशन, यानी कि लोग कैसे हैं। मान लीजिए कहीं पर सारे लोग जो हैं वो स्टूडेंट्स का क्राइटेरिया ज्यादा है, जहां स्टूडेंट्स का क्राइटेरिया ज्यादा होगा वहां पे स्टूडेंट्स के लिए बुक्स, कॉपीज, है ना, जो उनको रिक्वायरमेंट होती है उनकी डिमांड ज्यादा होगी। वहां पे उन लोगों को दूसरी जैसे कि मेडिकल से रिलेटेड चीजें हुई या बुजुर्गों को जो चीजें पसंद आती हैं वो चीजों की डिमांड कम होगी। आसपास का क्षेत्र, एरिया, वो किन तरह के लोगों का है, उनकी डिमांड कैसी है, वो सामान वहां पे मिलेगा। आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाओ, वहां जो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वो अलग होती है, हमारे यहाँ अलग होती है। तो साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, जैसी पॉपुलेशन होगी वैसी उन चीजों की डिमांड वहां पे ज्यादा होगी। सीजन एंड वेदर, अभी चल रहा है बारिश का मौसम। अभी यदि मुझे कोई कहे कि मैडम स्वेटर खरीद लीजिए, जैकेट खरीद लीजिए, तो भाई अभी इसकी जरूरत थोड़ी ना है, अभी तो मुझे रेनकोट चाहिए, छाता चाहिए, अम्ब्रेला चाहिए, है ना। तो सीजन, अभी यदि हमें कोई कहे कि भाई रजाई ले लो, तो अभी रजाई की जरूरत थोड़ी ना है। ठंड में यदि मुझे कोई बोले कि कॉटन के शर्ट्स ले लो, तो ठंड में तो वुलन का चाहिए। मतलब सीजनल, जो सीजन होगा उससे रिलेटेड चीजों की डिमांड ज्यादा होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, देखिए यदि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, अनइवन मतलब जो अमीर लोग हैं उनको पैसे ज्यादा मिलते जा रहे हैं, रिच लोग, है ना। जैसे मान लीजिए एक जगह रिच और पुअर, अब रिच लोगों के पास पैसा आता जा रहा है, ये बड़े होते जा रहे हैं, और पुअर ज्यादा है हमारे यहाँ रिच लोगों की संख्या कम है और पुअर की ज्यादा है, और पुअर्स लोगों को पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ जो डिमांड होगी वो फ्लक्चुएट वाली होगी, है ना, स्टेबल नहीं होगी, क्योंकि पुअर ज्यादा है। और अच्छे से यदि बताऊं तो मान लीजिए कि एक गांव है, ठीक है, एक गांव में 10 बड़े घर हैं रिच वाले और 100 घर पुअर वालों के हैं। अब मैं यहां पे चली कार बेचने, तो जो 10 अमीर लोग हैं वही तो कार परचेस करेंगे, ये जो 100 गरीब लोग हैं ये तो कार परचेस कर ही नहीं सकते। तो यहां मेरी कितनी कार बिकेंगी? केवल 10। और वहीं पे यदि मान लीजिए एक गांव है जहां पे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है, सबको एक जैसे पैसे मिलते हैं, यहाँ पे सारे ही लोग रिच तो नहीं है बट अपर लेवल तो नहीं है लेकिन मिडिल से ज्यादा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई रिच नहीं है, सब एक जैसा पैसा कमा रहे हैं, सब कार खरीद सकते हैं। यहाँ पे 150 घर हैं
और 150 घर वाले ही लोग जो हैं वो कार को अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबका एक जैसा है। तो यहाँ पे कितनी कार जाएंगी? 150। यानी कि जहां पे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है वहां पे डिमांड एक जैसी होती है, ज्यादा होती है, वहां पे डिमांड फ्लक्चुएट नहीं होती। और जहां पे 2-4 लोग बड़े अमीर और बाकी सब गरीब हैं, बस वही पैसा कमा रहे हैं, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, तो वहां पे डिमांड ज्यादा फ्लक्चुएट होगी, वहां डिमांड कम होगी, है ना। चलो क्या पढ़ा? डिमांड को पढ़ा पहले कि डिजायर डिमांड नहीं होती, वांट्स डिमांड नहीं होती। डिजायर, वांट्स, विलिंगनेस ये सब मिल जाता है तब डिमांड बनती है। डिमांड कितने तरह की होती है? इंडिविजुअल और मार्केट। इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स पढ़े, डिटरमिनेंट पढ़े, मार्केट डिमांड के डिटरमिनेंट पढ़े। अब इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन ये क्या है? कुछ नहीं है, जो हमने ये फैक्टर्स पढ़े हैं ये रिलेशनशिप बताता है, फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में? इंडिविजुअल डिमांड एंड द फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड क्या है? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, इंडिविजुअल की जगह लिख देना मार्केट डिमांड एंड द फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। वो फैक्टर जो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं उनका साथ यदि रिलेशनशिप बताएं तो वो फंक्शनल रिलेशनशिप है। डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी, एफ मतलब फंक्शन, पी एक्स प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस, पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई, वाई मीन्स बेटा इनकम ऑफ कंज्यूमर, टी, टी मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फी, एफ, एफ मतलब सॉरी फी नहीं ना, एफ, एफ मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। इन सबको मैंने शॉर्ट्स में लिख दिया और बाहर लिख दिया एफ फंक्शन। इसका इनके साथ जब रिलेशनशिप बताता है उसे बोलते हैं डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। ऐसे ही मार्केट डिमांड फंक्शन, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, इंडिविजुअल की जगह क्या नाम लिख दोगे बेटा? मार्केट डिमांड एंड द फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। डिमांड ऑफ कमोडिटी, एफ फंक्शन, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई मतलब इनकम, टी मतलब टेस्ट, एफ मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, पीओ पॉपुलेशन ऑफ साइज और कंपोजिशन, एस सीजन एंड वेदर, डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये सारे पॉइंट्स लिख देंगे तो वो बन जाएगा मार्केट डिमांड फंक्शन। एफ, एफ करके सारे पॉइंट्स फैक्टर्स लिख देना, ये फंक्शनल हो जाएगा। ठीक, अब पढ़ते हैं दोनों के, इंडिविजुअल डिमांड का कर्व और शेड्यूल और मार्केट डिमांड का कर्व और शेड्यूल। तो एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट में थोड़ा और कर लेंगे, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं शेड्यूल और कर्व की। सबसे पहले बेटा डिमांड शेड्यूल क्या होता है और डिमांड कर्व क्या होता है। देखो, जब हम टेबल बनाकर टेबुलर फॉर्म में किसी चीज को एक्सप्रेस करते हैं तो उसे कहेंगे शेड्यूल, है ना। तो पहले इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, यानी कि प्राइस पहले कितनी थी? 5। ठीक है, तो मैं एक क्वांटिटी ऑफ डिमांड कितना कर रही थी? 1 यूनिट। यदि मुझे 5 रुपए में एक चॉकलेट मिल रही थी तो मैं एक चॉकलेट खरीद रही थी। प्राइस जैसे ही 5 से 4 हो गई, मैंने 2 चॉकलेट्स खरीद ली। प्राइस 3 रुपए कर दी तो मैंने 3 चॉकलेट्स खरीद ली। 2 रुपए कर दी तो मैंने 4 खरीद ली, और 1 रुपए प्राइस कर दी चॉकलेट की तो मैंने 5 खरीद ली। यानी कि प्राइस जैसे जैसे कम हुई, मेरी क्वांटिटी ऑफ डिमांड वैसे वैसे क्या होती गई? बढ़ती गई। इनवर्स रिलेशनशिप, एक कम और एक ज्यादा। ऐसा होने से हमारा जो स्लोप होगा वो डाउनवर्ड होगा, ऊपर से कहां जाएगा? नीचे की ओर। क्यों? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है? बिकॉज इट्स इनवर्स रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, है ना। अब हम, ये डिमांड शेड्यूल था और ये डिमांड कर्व है। बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। जब टेबुलर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो डिमांड शेड्यूल, और जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो डिमांड कर्व।
अब मैंने नीचे क्या बनाया है, यहाँ प्राइस बनाई है 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर प्राइस है 1 2 3 4 5 और इधर मैंने क्वांटिटी ऑफ डिमांड 1 2 3 4 5। अब देखो प्राइस कितनी है 5, ये रही प्राइस 5, ध्यान से समझना, ये 1, ठीक है। फिर प्राइस कितनी हुई 4, तो ये 2, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। फिर ये 3, फिर ये 2 पे 4 और ये, ठीक है। तो ये स्लोप डाउनवर्ड, क्लियर। अब बात करते हैं मार्केट डिमांड और शेड्यूल। अच्छा, एग्जाम में ऐसा छोटे से 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है, वो हमें A B C 3 डिमांड दे देते हैं और कहते हैं कैलकुलेट मार्केट डिमांड। तो जितनी डिमांड से सबको प्लस कर दो, तो क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड। ध्यान रखना बेटा, प्राइस वही ली मैंने 5 4 3 2 1। ए कंज्यूमर हाउस होल्ड बी, सी भी हो सकता है। इसमें 1 2 3 4 5 लिया, तो यहाँ 2 से स्टार्ट कर देना, 2 3 4 5 6। ये 5 रुपए पे 1 चॉकलेट खरीद रहा है, ये 5 रुपए पे 2 खरीद रहा है। ये 4 हुए तो इसने 2 खरीद ली, इसने 3 खरीद ली, ठीक है। और ये दोनों को प्लस किया तो बन गया मार्केट डिमांड, डिमांड ऑफ ए और डिमांड ऑफ बी। 1 + 2 = 3, 2 3 5, 3 4 7, 4 5 9, 5 6 11। यहां से कैसा क्वेश्चन आ सकता है, आपको ए बी सी की दे दे डिमांड और आपसे पूछ ले कैलकुलेट मार्केट डिमांड, या फिर सुनो आपको ए और मार्केट डिमांड दे दे और आपसे पूछ ले कि बी की डिमांड क्या होगी, तो इसमें से इसको क्या कर देना, माइनस। और सुनो आपको डिमांड ऑफ ए, डिमांड ऑफ बी और डिमांड ऑफ सी और मार्केट डिमांड, ठीक है। तो आपको 2 दे दे 4 और यहाँ पे दे दे 10 और आपसे पूछे डिमांड ऑफ सी क्या है, तो दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर देना बेटा। 2 + 4 6 और ये कितना हो गया 4, क्लियर। सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को जब हम प्लस कर देते हैं तो बन जाता है मार्केट डिमांड, ठीक है। अगर इंडिविजुअल की पूछे किसी की तो प्लस करके मार्केट में से माइनस कर देना। यहां से एक और क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा, मार्केट ऑफ डिमांड जो होता है वो फ्लैटर होता है ना, अपोजिट डिमांड ए और बी। क्यों, अभी देखना। मैंने पहले ए का बनाया तो देखो ध्यान से 5 पे कितना है 1, मैंने यहां नीचे 2 4 6 8 10 12 लिया है। अब 1 जो होगा वो यहाँ पे, फिर 2, फिर उसके बाद 3 4 5, ये मेरा डिमांड शेड्यूल ए का बना है। ए का मैंने डिमांड का शेड्यूल का कर्व बनाया है। ऐसे मैं बी का बनाऊंगी तो 2 से स्टार्ट है तो 2, फिर उसके बाद 3 4 और ये देखो दोनों। और यदि मैं डिमांड है ना ए और बी, कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी, अब यदि मैं मार्केट का बनाती हूं तो देखो कितना लिखा हुआ है 3, यानी कि 3 यहां आएगा, फिर 5, फिर 7, फिर 9 और फिर 11। ये जो है इसका जो चेंजेस है, यहां पे एक एक यूनिट का चेंज हो रहा था, लेकिन जब मैंने दोनों को प्लस कर दिया तो यहां पे 2 2 का चेंज हो गया है। मतलब मार्केट डिमांड में जो चेंजेस होता है वो कंपैरिजन प्रोपोर्शनल इन दोनों के चेंजेस से बड़ा होता है, इसलिए मार्केट डिमांड का जो कर्व होगा वो फ्लैटर होगा इन दोनों के कंपैरिजन में। आप ये लिख देना, प्राइस चेंजेस प्रोपोर्शनल चेंज इन मार्केट डिमांड इज मोर देन प्रोपोर्शनल चेंज इन इंडिविजुअल डिमांड। इनका जो चेंजेस है, इनसे इसका जो चेंजेस है वो ज्यादा हो रहा है। यहाँ एक एक यूनिट का चेंज हो रहा है और यहाँ सीधे कितने यूनिट्स का हो रहा है, 2 का। इसलिए जब हम 2 चेंजेस को प्लस कर देते हैं तो इसका चेंज बड़ा हो जाएगा। इसलिए मार्केट ऑफ डिमांड का जो होता है कर्व वो फ्लैटर होता है, किसके कंपैरिजन में, इंडिविजुअल डिमांड। ये क्वेश्चन आता है। एक और एमसीक्यूज पूछा जाएगा, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है, क्योंकि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व जो होता है वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज होता है, ठीक है। फिर से स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का आपसे फॉर्मूला पूछ सकते हैं, चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। मैम समझ में नहीं आया, अभी समझाती हूं। प्राइस मान लो 8 रुपए थी, 8 से हो गई 4, ये प्राइस 8 रुपए, 8 की जगह कितने हो गए 4। जब 8 रुपए प्राइस थी तो मैं 2 यूनिट परचेस करती थी। जब प्राइस 8 से कितनी हो गई बेटा 4, कम हो गई, तो मैंने
डिमांड ज्यादा कर दी, ठीक है। तो ये जो है वो कहलाएगा स्लोप। ये चेंज इन प्राइस और ये चेंज इन क्वांटिटी। अब प्राइस में माइनस क्यों आएगा? क्योंकि हम 4 से कहां गए हैं 8 नहीं, 8 से आए हैं 4, डाउन हो रहे हैं। क्वांटिटी ऑफ डिमांड इंक्रीज फ्रॉम 2 यूनिट्स टू 4 यूनिट्स, और प्राइस जो हुई है ये तो इंक्रीज हुआ है 2 से 4, तो ये तो प्लस में आएगा क्वांटिटी डिमांड। लेकिन प्राइस जो हुई है वो फॉल हुई है, 8 से कितने पे आई है? 4 पे आई है, यानी कि -4। चेंज इन प्राइस कितना है? 8 से मैं 4 पे गई हूं, -4। चेंज इन क्वांटिटी 2 से 4 पे गई हूं, ये +2 से -2, यानी कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व हमेशा नेगेटिव होता है। बस आपको इतना पता होना चाहिए, क्यों? बिकॉज इट इनवर्स रिलेशनशिप, एक कम होता है और एक इंक्रीज होता है। कभी भी दोनों इंक्रीज नहीं होंगे, कभी भी दोनों डिक्रीज नहीं होंगे। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व नेगेटिव, ये याद रखना। फ्लैटर, ये याद रखना। मार्केट डिमांड कैसे होगा, इंडिविजुअल कैसे होगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। हाफ चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ डिमांड, अजम्पशंस और इंक्रीज डिमांड, एक्सपांशन इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, और उसे भी मैं बहुत इजी तरीके से आपको समझाने वाली हूँ। नोट्स भी आपके हैं, आप यही लिख देंगे तो भी काम चलेगा, काम चलेगा नहीं दौड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ। तब तक इतना प्रिपेयर कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके सेकंड के साथ। और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड अकाउंट्स सब कुछ है यहाँ पर। और एक नया फंक्शन HYPE, हाइप, आप कमेंट्स के पास देखेंगे स्लाइड करके, वहां एक हाइप का साइन आता है, उसे प्लीज क्लिक कर दीजिए, उससे मुझे पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर। अकाउंट्स पूरा 11 का मैंने ऑलरेडी बना रखा है, एक एक क्वेश्चन TS ग्रवाल का, आप चेक करो प्लेग लिस्ट में। और यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि मैम मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है या इसका वीडियो नहीं है, तो कमेंट करना, मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। बाय, टेक केयर।